विवेक भाई, अब दो चीजें जरा समझाइए। एक, बार बार एक और नैरेटिव सेट किया जा रहा है जो मैं आपसे समझने की, जैसे मैं समझ रहा हूं, मैं अभी किसी और शो में भी था। लोगों का कहना है कि भाई इंडिया गठबंधन ने सब तो कर लिया, लेकिन उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं क्लियर है, उनका नैरेटिव नहीं क्लियर है, वो इलेक्शन, इस तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं देख रहा हूं, कि इंडिया गठबंधन का एक सेंट्रल, अगर कोई आज आयोजक नहीं है या कन्वीनर नहीं है या एक ड्राइविंग फोर्स नहीं है, तो वो उनके एडवांटेज के लिए काम कर रहा है। मैं बताऊं, मुझे जैसे लग रहा है, मैं बताऊं, बीजेपी में मोदी जी केवल हैं और मोदी जी के बाद अगले 100 नंबर तक कोई नहीं है। इधर जब मैं देख रहा हूं इंडिया गठबंधन में, तो सारे मेजर जगहों पे उनकी जो उस स्टेट की लीडरशिप है वो बहुत स्ट्रांग है। मैं बिहार से शुरू करूं तो तेजस्वी यादव वहां पे स्टैब्लिश, नीतीश कुमार के निकलने का जो सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ है तो तेजस्वी यादव को। क्योंकि तेजस्वी यादव को अगर विवेक जी याद हो, तो वो 15-16 महीने जो नीतीश जी के साथ वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो वो सिर्फ ऐसे पीछे खड़े रहते थे, उनको फॉलो करते थे। मैंने एक शब्द भी उस 15-16 महीने में, आउट ऑफ कर्टसी, आउट ऑफ संस्कार, बड़े होने के नाते भाई लालू जी के समकक्ष हैं, वो बोलते नहीं थे। नीतीश जी के निकलने से एक चीज ये हुआ कि वो बोल रहे हैं खुल के। उन्होंने विधानसभा में अपनी पार्टी को डिफेंड किया, आक्रमण किया बीजेपी और जेडीयू के ऊपर। अब अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, और इस समय बिहार के कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, सारे लोगों को मिला के सबसे टॉलेस्ट लीडर इस समय वो स्टैब्लिश हो चुके हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। दूसरा, हेमंत सोरेन को बीजेपी ने अपनी बेवकूफियों की वजह से इतना ज्यादा स्ट्रांग वहां का लोकल लीडर कर दिया है कि उसकी सरपरस्ती में ही अब सारे चुनाव होने हैं, मतलब इंडिया गठबंधन के। आप कहीं भी चले जाइए, आप चले जाइए तमिलनाडु, स्टालिन के सामने कौन है? मोदी जी। मतलब हेमंत सोरेन के सामने मोदी जी, तेजस्वी के सामने मोदी जी, तमिलनाडु में स्टालिन के सामने मोदी जी, केरल में मोदी जी कह रहे हैं 10 सीटें लाएंगे, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और बीआरएस चंद्रशेखर राव के सामने कौन बीजेपी का वो है? मोदी जी। मैं ये बातें इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं इस इंडिया गठबंधन को। लोकल लीडरशिप हर जगह है। मैं महाराष्ट्र की बात कर लूं, जो मैं यहां बाहर से बैठ के हम लोगों को लगता है, और जितनी मैं बात करके करता हूं, कि इस समय महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा लीडर है, सारी पार्टीज, ऑपोजिशन और पक्ष और विपक्ष को मिला के, वो उद्धव ठाकरे हो गए हैं। उद्धव ठाकरे के पास इस समय संख्या हो सकता है विधायकों की और वो ना हो, लेकिन लीडरशिप के मामले में वो सबसे आगे हो गए हैं। आपको क्या, दो चीजें पूछ रहा हूं, क्या ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि अगर इनके पास एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कन्वीनर हो जाता, मान ली नीतीश जी कन्वीनर हो जाते खड़गे, उससे बेहतर यह है कि हर एक रीजनल लीडर, हर एक स्टेट का लीडर अपना अपना काम कर रहा है। उधर मोदी जी एक है, अब मोदी जी को ही सब जगह घूम घूम के प्रचार करना है, उन्हीं को हर एक से लड़ना है। और दूसरी बात, उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप को आप इस समय, वो एक डिसाइसिव रोल प्ले करने जा रहे हैं अगर महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन कुछ अच्छा करने जा रहा है तो। दोनों चीजें। देश पांडे साहब, में कुछ अनम्यूट कर लीजिए। मेरे ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, हो गया, आवाज जो है, एक मिनट, हाँ, आवाज जो है वो थोड़ी सी मुझे खराब आ रही है। पता नहीं मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है, नहीं आ रही है? तो आपका बहुत अच्छी, आपका सवाल अच्छी आ रही जी, आपकी आ रही, बिल्कुल ठीक। जी, मुझे दो बातें आपके सवालों से जो समझ में आई, वो है कि एक तो नैरेटिव, लैक ऑफ नैरेटिव वाला एक कुछ इंडिया अलायंस का आप इशू उठा रहे थे। दूसरा है कि लोकल लीडरशिप हर जगह है, तो मोदी जी का जो चैलेंज है, उस चैलेंज को लोकल लीडरशिप ठीक से डील कर पाएगी या नहीं, इस तरह का कुछ, ये दो मुद्दे हैं। तो पहले तो दूसरे मुद्दे के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपने जो बताया वो एकदम ठीक है, एकदम सही है कि अपने अपने राज्य में एक बहुत ही कद्दावर इस तरह के अपोजिशन के पास नेता है, और जिनकी बहुत अच्छी साख है उस राज्य में। जैसे बिहार में आपने बताया तेजस्वी यादव, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे तो है ही, और शरद पवार भी है, स्टालिन है उधर, इधर रेवंत रेड्डी है, बंगाल में ममता बनर्जी है, तो हर केजरीवाल है, दिल्ली और पंजाब जैसे स्टेट में केजरीवाल है। तो इस तरह के बहुत कद्दावर नेता अपने अपने स्टेट में है, ये सच बात है। मतलब सिद्धरामैया है, डीके शिव कुमार है, तो ये सब है। लेकिन
होता यह है कि जब लोकसभा का इलेक्शन होता है, और पिछले 10 साल में जो हमने देखा है, ये मोदी वर्सेस ऑल ऐसा होता है। तो एक एक बीजेपी की तरफ से भी ये नैरेटिव चलाया जाता है, और लोग अपने आप भी इस बात को तवज्जो देते हैं कि मोदी जी के खिलाफ कौन है, हु अगेंस्ट मोदी, यानी प्राइम मिनिस्टर के लिए मोदी जी के खिलाफ कौन है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है जहां तक मोदी जी का सवाल है। तो आप ये नहीं कह सकते इनमें से कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, या फिर राहुल गांधी ने तो अपने आप को उसमें से बाहर कर ही दिया है, उन्होंने डिक्लेयर ही कर दिया है। तो फिर मोदी जी के खिलाफ कौन है, कौन इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये जो सवाल है, ये सवाल बहुत अहम हो जाता है। और इस सवाल पर जनता की जो दुविधा है, वो जनता की दुविधा समझने की भी जरूरत है। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने अपने स्टेट में बहुत कद्दावर नेता है, और वो अपने मुद्दे पर अपने अपने स्टेट में अपोजिशन की जो नैया है उसको पार कराने की उनकी क्षमता है। लेकिन जब लोकसभा का इलेक्शन होता है, और मोदी जी के राज में जब लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो हु अगेंस्ट मोदी, ये सवाल बहुत अहम बन जाता है। उस फ्रंट पर मुझे लगता है कि अपोजिशन थोड़ा सा स्टिकी विकेट पर है। जहां तक नैरेटिव का सवाल है, नैरेटिव के फ्रंट पर भी अपोजिशन थोड़ा सा वीक है। बीजेपी का जो नैरेटिव है हिंदुत्व और नेशनलिज्म का, मैं ये बात बार बार कहता हूं, हर चैनल पे कहता हूं कि बीजेपी के खिलाफ बाकी फैक्टर्स जो है, जो फैक्टर्स अपोजिशन के खिलाफ काम करते हैं, वो फैक्टर्स बीजेपी के खिलाफ काम नहीं करते। मतलब प्राइस राइज है, मतलब इन्फ्लेशन है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, इन जैसे जो मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे बीजेपी के खिलाफ काम नहीं करते। पेट्रोल डीजल के दाम मोदी आने से पहले आज दुगने हो गए हैं, उसके बावजूद लोग उस बात को तवज्जो नहीं दे रहे। मतलब उनको मेजॉरिटी प्राप्त करने के लिए जितने लोग चाहिए, उतने लोग कम से कम उसको तवज्जो नहीं दे रहे। बाकी जो वोट है वो बटे हुए हैं। वो अगर इंडिया अलायंस, अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि इंडिया अलायंस की जो पार्टनरशिप है, वो अलग अलग स्टेट्स में, सारे मिलकर अलग अलग स्टेट्स में एक साथ नहीं लड़ रहे। जैसे आप देखिए बिहार में कांग्रेस और आरजेडी है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है। सारे के सारे इकट्ठा एक स्टेट में कहीं लड़ रहे, ऐसी बात नहीं है। इसलिए जो 63% वोट है वो इकट्ठा नहीं आ रहे कहीं भी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम जो हमेशा सोचते हैं कि बीजेपी के पास तो सिर्फ 37% है, और बाकी जो 63% है वो तो अपोजिशन के पास है। लेकिन वो अलग अलग स्टेट में चूंकि केवल 2 या 3 पार्टी एक साथ लड़ रही है, ये सारे 63% जो है वो इकट्ठा नहीं आ सकते। इसलिए ये जो बीजेपी का पलड़ा भारी हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है। वो जहां नैरेटिव का सवाल है, नैरेटिव के फ्रंट पर जो हिंदुत्व नेशनलिज्म का नैरेटिव है, उसको इफेक्टिवली काउंटर करने के लिए बीजेपी का जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उसको काउंटर करने के लिए अपोजिशन का जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उसको ठीक से कन्वे नहीं किया जा रहा है। ये प्रश्न है। उसके लिए जो इवेंट्स करने की जरूरत है, उसके लिए जो लोगों को इन्वॉल्व करके ये अपोजिशन पार्टीज के कुछ प्रोग्राम्स करने की जरूरत है। जैसे राम मंदिर का प्रोग्राम बीजेपी ने किया, उसमें सारे देश की जनता को, उनके कम से कम जो वोटर्स है उसको इन्वॉल्व किया, उनको एक वातावरण राम मंदिर का उन्होंने बनाया। उस तरह का लोगों को इन्वॉल्व करने वाले प्रोग्राम्स आपके अपोजिशन के तरफ से कोई भी प्रोग्राम्स नहीं हो रहे। तो उस फ्रंट पर हिंदुत्व और नेशनलिज्म का जो नैरेटिव है वो भी काफी स्ट्रांग अभी तक बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि अपोजिशन यूनिटी एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट पिछले 15-20 दिनों में हुआ है। जो मतलब बिखराव जो हम देख रहे थे 20 दिनों पहले, वो उसकी स्थिति बहुत सुधरी है। बहुत अच्छा अलायंस क्रिस्टलाइज हुआ है, और उसके नतीजे भी उनको देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या वो नतीजे उस तरह के होंगे जिससे बीजेपी कम से कम मतलब हारेगी तो नहीं वो, लेकिन कम से कम बहुमत प्राप्त न कर पाए। यहां तक भी अगर बीजेपी को रोकने में ये अलायंस कामयाब हो जाए तो भी बात बनेगी, मुझे ऐसा लगता है। वो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सेटबैक सिर्फ बीजेपी पार्टी को नहीं, तो मोदी और शाह की जोड़ी को होगा कि वो दोनों मिलाकर इतनी ताकत के साथ इलेक्शन में खड़े रहने के बाद भी वो बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए। जो 370 की बात करते थे, वो
225 230 तक सिमट गए। इस तरह का अगर इतना भी सक्सेस बीजेपी को मिल जाए और बीजेपी को अलायंस गवर्नमेंट बनाने पर भी अगर अपोजिशन बाध्य कर ले, तो भी मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा यश होगा और वो मोदी और शाह के डिक्लाइन के लिए कारणीभूत होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन क्या वहां तक भी उनको सीमित करने के लिए अपोजिशन ने पूरी तरह से तैयारी की है? तो अभी फिलहाल मुझे वो स्थिति नहीं नजर आ रही है, लेकिन स्थिति सुधर रही है, इसमें कोई शक नहीं। स्थिति सुधर रही है और ताकत के साथ में, और अच्छे तरीके से कैंपेन हो, अच्छे तरीके से सारे लीडर्स एक प्लेटफॉर्म पे हर स्टेट में दिखे, और जो अपोजिशन को वोट करने वाले वोटर्स हैं उनके मन में एक आत्मविश्वास जगे कि अपोजिशन जो है वो सचमुच बीजेपी को हराने की एक विल पावर रखती है और उसके लिए वो कार्यरत है। ये पिक्चर क्रिएट करना बहुत जरूरी है। वो धीरे धीरे पिछले 15-20 दिनों में ऐसा एक परिदृश्य बन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। नैरेटिव के फ्रंट पर, आइडियोलॉजिकल नैरेटिव के फ्रंट पर, आइडिया ऑफ इंडिया के नैरेटिव के फ्रंट पर और यूनिटी के फ्रंट पर और बहुत काम करना बाकी है। 2-1.5 महीने का समय बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन उसमें जितना ग्राउंड आप कवर कर सकते हैं वो करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। और आज भी मतलब ये चांस अभी भी है कि बीजेपी को बहुमत प्राप्त करने से रोक सकते हैं। वो करना इम्पॉसिबल नहीं है, उसके लिए बहुत भरसक कोशिश करने की जरूरत है। वो अपोजिशन करेगा तो मुझे लगता है एक अच्छी स्थिति बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आनंद जी।